हेलो एवरीवन एंड जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया ही टॉपिक हमने छेड़ा है, ग्रामर का है प्रेपोजिशन। ओके, सो आज हम लोग ये जो 5 प्रेपोजिशन आपके सामने रखी है इसको अपन क्लियर करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, वीडियो को पॉज करके इनको लिखिए, ठीक है, अपनी नोटबुक के अंदर इन सबको नोटेट कीजिए। उसके बाद में मैं सारी जो प्रीपोजिशन है इसके ऊपर क्या चीज इसको अपन कहाँ पर प्रयोग करता है, मैं इस चीज को वन बाय वन एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना ये चीज होती क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, जो इसकी क्लियर साउंड है, जैसा कि आप लोग पढ़ते होंगे प्रीपोजिशन, बट इट इज नॉट प्रीपोजिशन, ठीक है ना। इट्स कॉल्ड प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, ठीक है। ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इसका इसका प्रीपोजिशन, ठीक है ना। बट अगर आप लोग ये पढ़ते हैं कि प्रीपोजिशन, तो इसका मतलब गलत नहीं, यानी इसके दो पार्ट अलग अलग है। कौन कौन से? प्री अलग है, पोजिशन अलग है। प्री यानी के पहले, और पोजिशन यानी कि स्थिति, यानी जहां कहीं भी अपन को ऐसे चीजें सामने आ जाती है, यानी कि भाव से प्रकट हो रहा है, ठीक है ना, तो उनके पहले की जो पोजीशन होती है यानी प्री पोजीशन, तो वहां पर अपन इन चीजों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसको प्रीपोजिशन अपन पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो प्रेपोजिशन, ठीक है ना, प्रेपोजिशन। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट। एट फर्स्ट इन और इनटू, ये एक प्रीपोजिशन है, इन और इनटू। इन का प्रयोग कहाँ होगा और इनटू का प्रयोग कहाँ होगा? मैंने लिखा है इन यानी कि मैं, जब कोई पूरी तरह से अंदर हो, यानी कोई भी चीज ऐसी हो जो पूरी तरह से अंदर हो, ठीक है ना। आई एम इन दिस क्लास, मैं इस कक्षा के अंदर हूं, ठीक है ना। अ लायन इन द जंगल, जो शेर है वो कहाँ पर है? जंगल में, यानी पूरी तरह से जंगल के अंदर है, ठीक है ना। देयर इज अ कंप्यूटर इन माई क्लास, मेरी क्लास के अंदर क्या है? एक कंप्यूटर, ठीक है ना। देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, मेरी जो विद्यालय है उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं? 400 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो कोई चीज पूरी तरह से अगर अंदर है, यानी तो अगर कोई चीज पूरी तरह से किसी चीज के अंदर है, तो वहां पर अपन इन का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज आती है इनटू की, तो इनटू का मतलब भी अपन क्या लगाते हैं? मैं, लेकिन मैं का मतलब क्या है? वो भी इन यानी मैं, और ये इनटू मतलब ये भी मैं, लेकिन ध्यान रखें इन यानी पूरी तरह से अंदर हो, और इनटू का मतलब है गतिशील अवस्था। गतिशील अवस्था का मतलब यह है कि कोई चीज ना तो पूरी तरह से अंदर है ना पूरी तरह से बाहर है, यानी अंदर की तरफ आ रही है या अंदर की तरफ जा रही है, तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे ही इज जंपिंग इनटू द रिवर, रामू इज जंपिंग इनटू द पॉन्ड, ठीक है ना। रामू जंपिंग इनटू द पॉन्ड का मतलब है कि रामू जो है वो पॉन्ड यानी तालाब जो है उसके अंदर जंपिंग कर रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है? जंपिंग यानी कूद रहा है। तो कूद रहा है इसका मतलब ना तो पूरी तरह से बाहर है ना पूरी तरह से अंदर है, अभी तक वो गतिशील अवस्था के अंदर है, ठीक है ना। अ स्नेक इज कमिंग इनटू माय रूम, एक सांप जो है वो कमिंग इनटू माय रूम, इनटू माय रूम मतलब मेरे कमरे में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया? मैं, लेकिन वो अभी आ रहा है, पूरी तरह से आया नहीं और बाहर भी नहीं, ठीक है, हो सकता है दरवाजे पर, ठीक है ना। अ स्नेक इज कमिंग इनटू माय रूम, तो इसका मतलब वो सांप जो है मेरे कमरे के अंदर आ रहा है। तो गतिशील अवस्था में अपन किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इन यानी कि मैं, और इनटू यानी वो भी होता है मैं, लेकिन इन यानी सामान्य अवस्था प्लस कोई चीज किसी चीज के पूरी तरह से अंदर हो, या अपन ये भी कह सकते हैं कि इन मतलब स्थिर अवस्था, लेकिन मैं होनी चाहिए स्थिर अवस्था तभी होगी जब कोई चीज पूरी तरह से किसी चीज के अंदर है। और इनटू यानी मैं, ये गतिशील अवस्था होती है, और गतिशील अवस्था का मतलब ये है कि कोई चीज पूरी तरह से किसी चीज के अंदर नहीं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये पहली वाली जो प्रिपरेशन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने इसके कुछ एग्जांपल भी आपको दे दिए इंग्लिश के अंदर। आप खुद बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसको इसके आधार पर अपन सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, नो डाउट। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने जो प्रीपोजिशन लिखी है वो लिखी है एट, ऑन, अप, अपॉन, और, ठीक है ना। एट का मतलब क्या होता है? एट का मतलब होता है पर, लेकिन सामान्य अवस्था, ठीक है ना। पर या ऊपर एक ही चीज है, ठीक है ना। जैसे मैं दरवाजे पर खड़ा हूं,
ठीक है ना। मैं दरवाजे पर खड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं कि दरवाजे के ऊपर खड़ा। दरवाजे पर खड़ा मतलब सामान्य अवस्था है, दरवाजे के मतलब जो दरवाजा होता है वहां खड़ा, ठीक है ना। तो आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, ठीक है ना। मोहन रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, ठीक है ना। तो मोहन इज स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। तो ये कैसा है, एट का प्रयोग क्यों हो रहा है, क्योंकि वो वहां पर सामान्य अवस्था वहां पर खड़ा है, वहां पर मतलब किसी स्थान पर किसी जगह पर खड़ा है, ठीक है ना। उसके ऊपर नहीं बल्कि उस जगह पर खड़ा है। और अगर मैं इसकी जगह ऑन का प्रयोग करता हूं तो ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन यानी कोई चीज ऊपर हो लेकिन पूरी तरह से ऊपर हो और टच हो, ठीक है ना। तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। ऊपर हो प्लस टच हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं हवा में झूल रही हो, ऊपर हो प्लस टच हो, जैसे ऑन द रूफ, ठीक है ना। मोहन इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, जो मोहन है वो स्टैंडिंग ऑन द रूफ का मतलब छत पर खड़ा है, ठीक है ना। मोहन इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज होम, ठीक है ना। अपने घर की जो छत है उसकी उसके ऊपर वो मोहन खड़ा है, ठीक है ना। तो ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर हो प्लस टच, ठीक है ना। तीसरी चीज आती है अप। आपको मैंने क्या लिखा, आपको मैंने लिखा केवल ऊपर लिखा, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज है कि केवल ऊपर का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, आप यानी ऊपर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ठीक है। आपका मतलब ऊपर ऐसे होता है जैसे अपन किसी की स्थिति दर्शा रहे हैं, स्थिति दर्शाना, ठीक है ना। जैसे कोई वर्ड है, एक पेज के अंदर कोई वर्ड है, वो पेज के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है ना। तो वहां पर अपन क्या करेंगे, अप ये लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपका मतलब है किसी चीज के ऊपर स्थिति दर्शाने का भाव होता है, स्थिति दर्शाना होता है, ठीक है ना। जैसे अप है, अपर है, अप शब्द का ही बना है ना अपर, ठीक है ना। एक अपर कास्ट होती है, एक लोअर कास्ट होती है, ठीक है ना। अपर, अपर मतलब किसी चीज के ऊपर स्थिति दर्शाना, ठीक है। तो स्थिति दर्शाने का मतलब वहां पर प्रयोग होगा अप का, ठीक है। लाइन के ऊपर है, पेज के ऊपर है, या किसी भी कंडीशन में अगर वो किसी चीज के ऊपर है तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, अप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और फिर तीसरा इसके बाद में मैंने लिखा है अपॉन। अपॉन का मतलब क्या होता है, अप और ऑन दोनों, अप यानी कि ऊपर भी है, ऑन यानी कि ऊपर टच भी है। लेकिन आपको ऐसा नहीं समझना, आपको ये समझना है अपॉन मतलब के ऊपर प्लस गतिशील अवस्था, ठीक है ना। के ऊपर प्लस गतिशील अवस्था। देखो एक तो मैं के अंदर मैंने लिखा था गतिशील अवस्था का, क्या लिखा था, इनटू, ठीक है ना। इनटू यानी गतिशील अवस्था, ठीक है ना। ये था अपॉन यानी के ऊपर गतिशील अवस्था, ठीक है ना। आ स्टूडेंट इज जंपिंग अपॉन द टेबल, एक विद्यार्थी जो है वो जंपिंग अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल मतलब टेबल के ऊपर से जंप कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब के ऊपर, ठीक है ना। अपॉन मतलब के ऊपर, लेकिन गतिशील अवस्था है, रुकी हुई है, स्थिर अवस्था वहां पर नहीं, ठीक है ना। अब ये भी मत सोचना कि हवा में झूल रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से हवा में नहीं झूल रहा है, अभी अभी तो ऊपर उठा है और अभी अभी नीचे गिरने वाला है, ठीक है ना। तो अपन इसको पूरी तरह से हवा में झूलने वाला भी नहीं कह सकते। अपॉन मतलब के ऊपर से लेकिन गतिशील अवस्था, ठीक है ना। अब बात आती है अंतिम फॉर्मेट जो है इस पर या ऊपर वाला, तो इसका मतलब है ये मैंने लिखा है ओवर। ओवर का मतलब क्या होता है, ऊपर हो प्लस हवा में हो, ठीक है ना। एक तो आपने ये सुना होगा ओवर द ब्रिज, ठीक है ना, ब्रिज के ऊपर से, ठीक है ना। तो ओवर द ब्रिज ये मतलब सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका जो फिक्स प्रीपोजिशन का जो भाव है वो ये होता है जैसे कोई हेलीकॉप्टर है और हवा में और मेरे ऊपर मंडरा रहा है, तो मैं इसको क्या प्रयोग करूंगा, अ हेलीकॉप्टर इज हॉवरिंग ओवर माय हेड, ठीक है ना, ओवर माय हेड। एक हेलीकॉप्टर है जो हॉवरिंग यानी कि मंडरा रहा है, ओवर माय हेड यानी कि मेरे सिर के ऊपर, ठीक है ना। एक हेलीकॉप्टर जो मेरे सिर के ऊपर मंडरा रहा है, तो के ऊपर यानी कि ओवर, ठीक है ना। अ बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द सिटी, ठीक है ना। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द सिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पक्षी जो है वो फ्लाइंग ओवर द सिटी, फ्लाइंग ओवर द सिटी मतलब वो सिटी के ऊपर से उड़ रहे हैं, ठीक है ना। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द सिटी, तो ओवर का प्रयोग मतलब ऊपर है लेकिन हवा में, ठीक है ना। कौन, पक्षी। तो इसका मतलब के ऊपर प्लस हवा में हो तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है बाई और टिल का प्रयोग लिखा है, दोनों का मतलब होता है तक, ठीक है ना। कोई समय सूचक शब्द दर्शा रहे अपन तक, ठीक है ना। तो सबसे पहले टिल का प्रयोग कहाँ होता है, तो टिल का प्रयोग मोर देन पास्ट में होता है, ठीक है ना। रामू वाज स्टडिंग टिल लेट नाइट, ठीक है ना।
रामू जो है वो देर रात तक पढ़ रहा था, ठीक है ना। तो पास्ट टेंस के अंदर इसका प्रयोग मोर देन होता है। प्रेजेंट में भी कभी कभी होता है, ठीक है ना। आई रीड टिल 10 o'clock, मैं 10 बजे तक पढ़ता हूँ, ठीक है ना। आई रीड टिल 10 o'clock, ठीक है ना, मैं 10 बजे तक पढ़ता हूँ। देन आई वांट टू गो माई स्कूल, ठीक है ना, उसके बाद मैं अपने स्कूल जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये अपना जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो भी आपके काम आएगी। और कहाँ पर अपन प्रीपोजिशन को किस भाव में प्रयोग कर सकते हैं, ये आपके लिए रामबाण के समान होगा, ठीक है। तो टिल का मतलब होता है तक, लेकिन किस में तक, एक तो होता है प्रेजेंट में और दूसरा होता है पास्ट में, मोर देन पास्ट में होता है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। और दूसरा जो मैंने लिखा तक का, वो लिखा था बाय। बाय का मतलब होता है तक लेकिन फ्यूचर में, ठीक है ना। बाय यानी तक लेकिन फ्यूचर में होता है, ठीक है ना। जैसे मैं एक स्टोरी जनवरी तक याद कर लूंगा, मैं एक स्टोरी जनवरी तक याद कर लूंगा, ठीक है ना। तो आई सेल लर्न अ स्टोरी बाय जनवरी, ठीक है ना। आई सेल लर्न अ स्टोरी बाय जनवरी, यानी कि मैं जनवरी तक एक स्टोरी याद कर लूंगा। आई सेल लर्न अ स्टोरी बाय जनवरी। तो फ्यूचर में और तक आया, इसलिए मैंने किसका प्रयोग कर दिया, बाय का प्रयोग कर दिया, ठीक है ना। अगर आप यूं ही किसी को समय दर्शाना हो ना, जैसे कोई काम करना हो, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं कि आप पूरा फॉर्मेट इंग्लिश में बोले, मतलब आप कुछ हद तक भी अगर बोले, सामने वाले भी अगर आपको बोल दे, जैसे आप कह दो कि हाँ ये काम मैं उस समय तक कर लूंगा, तो वो अगर आपको पूछ ले कि बाय, ठीक है ना, यदि बाय का मतलब ये हो गया कि वो आपसे समय पूछ रहा है कि आप उस काम को करेक्टली कब तक पूरा करोगे, ठीक है ना। जैसे अगर आपको पूछ ले आप उस कमरे की सफाई कर लोगे, ठीक है ना, तो कमरे की सफाई कर लोगे, सामने वाले ने सिर्फ इतना सा जवाब दिया बाय, तो इसका मतलब है वो आपसे पूछना चाहता है कि आप कब तक उस कमरे की सफाई कर दोगे। तो आपको बताना होगा बाय नेक्स्ट 10 आवर्स, ठीक है ना, अगले 10 घंटों तक, ठीक है ना। बाय नेक्स्ट हाफ एन आवर, अगले आधे घंटे तक मैं इस कमरे की सफाई कर लूंगा, ठीक है ना। आई शैल क्लीन दिस रूम, ओके। सो आज का चौथा टॉपिक, चौथी जो प्रीपोजिशन थी वो हमने कंप्लीट की। अब बात आती है लास्ट प्रीपोजिशन की तरफ, जिसमें मैंने लिखा है एट और टुवर्ड्स, ठीक है ना। एट यानी की तरफ और टुवर्ड्स यानी की तरफ। मैंने लिखा एट यानी की तरफ सामान्य अवस्था में संकेतात्मक भाव में, वैसे की तरफ का मतलब संकेत ही होता है, ठीक है ना। लेकिन एट का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, प्लीज लुक एट मी, कृपया मेरी तरफ देखिए, ठीक है ना। लुक टुवर्ड्स मी नहीं, प्लीज लुक एट मी, कृपया मेरी तरफ देखिए, ठीक है ना। दूसरा है टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब भी संकेत ही करना होता है, ठीक है ना। लेकिन कैसे, किसी चीज या किसी वस्तु, किसी स्थान की तरफ अगर बताना होता है तो वहां पर अपन टुवर्ड्स का प्रयोग करते हैं, TOWARDS। टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, ठीक है ना। तो वैसे तो ये मतलब फिक्स बॉन्डेज नहीं है, मतलब कोई बंधन में बंधे हुए चीजें नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसका मतलब मोर देन ऐसा होता है, ठीक है ना। किसमें, एट और टुवर्ड्स के अंदर, ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आप कहीं देख ले नहीं संकेतात्मक भाव है और खुद की तरफ देखने का भाव है और लिखा हुआ है टुवर्ड्स और सर ने बताया था एट, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज गलत है, ठीक है ना। हो सकता है उसके अंदर जो भाव बन रहा है, ठीक है ना, जो इसके इमोशंस बन रहा है उसके हिसाब से उस लेखक ने उसको सिचुएशन के हिसाब से लिखा होगा, तो वो वहां पर क्लियर हो सकता है, ठीक है ना। बट मोर देन क्या होता है, जैसे अपन लोग सामान्य अवस्था में किसी की तरफ बोलते हैं प्लीज लुक एट मी, कृपया मेरी तरफ देखिए, ऐसा अपन बोलते नहीं, प्लीज लुक टुवर्ड्स मी, ठीक है ना, ये अपन नहीं बोलते, प्लीज लुक एट मी, ठीक है ना, कृपया मेरी तरफ देखिए, ठीक है ना। सो आज के जो क्लास है प्रेपोजिशन पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी, यही आशा करता हूँ। और मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप इसको अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि सबके काम आ सके, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रेपोजिशन, ठीक है ना। हालांकि मेरे को ये आप इससे जो मैं टेंस फॉर्मेशन करवा रहा हूँ उससे भी पहले करवानी चाहिए थी, टेंस फॉर्मेशन से पहले, लेकिन जैसा हो रहा है वैसा ठीक ही चल रहा है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। सो अपन जितनी प्रिपरेशन है 1 by 1 जब अपन क्लास लेते रहेंगे तो इसको क्लियर करते रहेंगे और आप इसको अच्छी तरीके से समझते रहिए और अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में इन चीज़ों को काम में लेते रहिए। जितना आप इसको काम में लोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, ये मेरी तरफ से वादा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स।